ये सही कर दो आप। तो मैं लो करवा देता हूँ आपके, पहले लगते हैं इस पे अपने कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये कहता है कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी कुछ शक्तियों के तहत उसके अधीन होगी। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद होगी, जिसमें फ्रांसिस क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल 4 सदस्य थे। बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे, वोट बराबर है तो गवर्नर जनरल अपना निर्णायक मत दे सकता है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा, जो कलकत्ता पे लागू होगा। अंग्रेजी कानून लागू होंगे, बाहर के दोनों पक्ष सहमत हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। कंपनी का कर्मचारी निजी व्यापार नहीं कर सकता और कंपनी का कोई भी कर्मचारी गिफ्ट ग्रहण नहीं कर सकता। वो जो पहला गवर्नर जनरल बन के आया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो इससे पहले बंगाल का गवर्नर था, परंतु इस एक्ट द्वारा उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1772 में द्वैध शासन को खत्म करके बंगाल की सारी शक्तियां अपने हाथ के अंदर ले लेता है। 1772 में 5 साल के ठेके देता है। नए जमींदारों को ऊंची बोली के आधार पर ठेके दिए गए। व्यवस्था सफल हुई क्योंकि जमींदार अनुभवहीन थे और पुराने जमींदारों ने उन्हें ठेके नहीं देने के लिए उकसाया था। 1776 में 1 साल के लिए ठेका प्रणाली शुरू की गई तथा पुराने जमींदारों को वरीयता दी गई थी। न्यायिक सुधारों के तहत उसने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए, जिनमें क्रमशः कलेक्टर और भारतीय न्यायाधीश न्याय किया करते थे, जिनके ऊपर अपील करने के लिए सदर दीवानी और सदर निजामत हुआ करते थे। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर दिया गया था। इसके न्यायाधीश एलिजा इम्पे, चैम्बर्स, हाइड और लीमेस्टर हुआ करते थे। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। कानूनों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करवाया गया जब फतवा आलमगीर का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। जो कोड ऑफ जेंटल लॉज थी उसका बीन हाल हेड से जो आपके संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करवाया गया, कंपाइल करवाए गए। विलियम जॉन्स और कोलब्रुक जो 2 बंदे थे उन्होंने आपके डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज लिखी। विलियम जॉन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जो भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया करती थी। विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया था। उसने अवध की बेगमों से धन लूट लिया था। बनारस में पैसे लेकर चैत सिंह के बदले महिप नारायण नाम के उसके भतीजे को बना दिया था। नंद कुमार नाम के एक बंगाली ब्राह्मण को जालसाजी के मुकदमे में फंसाकर फांसी लगवा दी थी। जब वो वापस गया तो एडमंड बर्क ने उस पर महाभियोग चलाया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ये कहता है कि हम एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाएंगे जो कंपनी के राजनीतिक मामले देखेगा। ये कंपनी की एक पार्लियामेंट्री बॉडी होगी जिसमें 6 लोग होंगे, जिनमें से 2 मंत्री होंगे। और कहा गया कार्यकारी परिषद के 4 में से सदस्य कम करके 3 कर दिए जाएंगे। 1786 का विशेष अधिनियम कॉर्नवालिस को कार्यकारी परिषद के निर्णयों पर वीटो देता है। कॉर्नवालिस 1790 में 10 वर्षीय ठेका प्रणाली शुरू करके पुराने जमींदारों को ठेका देता है। इसे 1793 में स्थायी कर दिया गया था। इसमें कंपनी का भू राजस्व स्थायी था। कंपनी ने जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया, इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जॉन सोर इसका ड्राफ्ट तैयार करता है, इसलिए इसको जॉन सोर व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें कंपनी का भाग 10/11 और जमींदारों का भाग 1/11 हुआ करता था। इसे 19% क्षेत्रफल पर लागू की गई थी, जो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर, उत्तरी कर्नाटक और बनारस के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त की वजह से कंपनी की जहां आय निश्चित हुई थी, अपने भविष्य की नीतियां बना सकती थी कंपनी, वहीं जो कंपनी का समय और धन था वो बचत हुई थी। राजस्व विभाग के कर्मचारी अन्य विभागों में लगे तो उनकी प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ गई थी। और जमींदारों के रूप में एक स्वामी भक्त वर्ग मिला था जो किसानों में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलता है। तात्कालिक लाभ व दीर्घकालिक रूप में हानियां हुई, इसलिए बाकी भारत के अंदर बाद में अन्य योजनाएं लागू की गई थी। हालांकि किसान इसमें मजदूर की भूमिका में आ गया था। जमींदार ने भूमि में सुधार का कोई प्रयास नहीं किया था। भू राजस्व बहुत ज्यादा था। जमींदार समय समय पर बढ़ा दिया करते थे। अनुपस्थित जमींदारों की समस्या उत्पन्न हो गई थी। जमींदार भी सूर्यास्त के नियम की वजह से तंग थे। बहुत सारे जमींदारों की जमींदारियां नीलाम हो गई थी। फिर भी उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की थी। 1700 इधर आपके न्यायिक सुधारों के तहत कॉर्नवालिस जो है वो भारतीय न्यायाधीशों से दीवानी मामलों के अंदर न्यायिक अधिकार छीन लेता है और एक पूरी सीरीज तैयार करता है। मुंसिफ रजिस्ट्रार, जिला दीवानी, प्रांतीय दीवानी, सदर दीवानी और प्रिवी काउंसिल, जिसमें प्रिवी काउंसिल लंदन के अंदर हुआ करती थी। ये क्रमशः 50, 100, 200, 1000 और 5000 तक के मामले देखा करते थे। भ्रमणशील अदालतें स्थापित करता है फौजदारी मामलों के लिए, जो 4 थी, जो 3 बंगाल के लिए ढाका, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और एक बिहार के लिए पटना शुरू की गई थी। 1793 में कॉर्नवालिस कोड लेके आए थे, जिसमें शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। इसमें कानून के समक्ष सभी को बराबर मान लिया गया था। इसमें अंग भंग के स्थान पर कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसमें कहा गया कि रक्त मूल्य की परंपरा बंद की जाती है। साक्षी की धार्मिक योग्यता को हम नहीं देखेंगे, हत्या का उद्देश्य देखेंगे, हत्या का तरीका नहीं देखा जाएगा और वकालत का पैसा शुरू किया जाएगा। हालांकि इस व्यवस्था ने भारत के अंदर आधुनिक न्यायिक व्यवस्था की शुरुआत की। पाश्चात्य मान्यताओं पर आधारित थी। कानून की सर्वोच्चता लागू हुई, निष्पक्षता का सिद्धांत लागू हुआ, लेकिन न्याय के महंगे और धीमे होने की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ गया था। धनवान लोग पैसे देकर न्याय खरीद लिया करते थे। जटिल कानूनों ने भारतीयों को खाम पंचायतों की शरण में जाने के लिए मजबूर कर दिया था और यूरोपीय न्यायाधीश भारत की परंपराओं को नहीं समझ पाए थे। ये कॉर्नवालिस ही था जो आईएएस और आईपीएस की सुविधाएं लागू करता है। 1793 का चार्टर एक्ट कहता है कि वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बना था, उसके तमाम खर्चे भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे और कॉर्नवालिस का जो वीटो सबके लिए लागू कर दिया जाएगा। जॉन सोर अगला गवर्नर जनरल था। उसके अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली आया था।
वेलेजली के टाइम में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी, जो कभी डुप्ले लेके आया था लेकिन बड़े तौर पर वेलेजली लागू करता है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स की घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का विस्तार ही था अपने आप के अंदर, जिसके अंदर कंपनी किसी भी रियासत के सुरक्षा और विदेशी मामले लेकर वहां पर अपनी सेना और रेजिडेंट तैनात कर देती, और उसे कहा जाता कि वो किसी यूरोपियन की नियुक्ति नहीं कर सकता। बड़ी रियासत है तो संप्रभु क्षेत्र दो, छोटी रियासत है तो हमें नकदी धन दे दिया जाना चाहिए। कंपनी नेपोलियन के खतरे के कारण तथा भारतीय रियासतों के संघ बनाने के खतरे के कारण अपने सैनिक आधार को भारतीय खर्चे पर बढ़ाने के लिए और राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लेके आते। इसमें शुरुआती रियासतें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा हुआ करती थी। इसके बाद में सहायक संधि जो की गई थी, सहायक संधि से कंपनी को खूब सारे लाभ हुए। जब कंपनी को नेपोलियन का खतरा समाप्त हो गया था, कंपनी भारतीय रियासतों के संघ बनाने का खतरा भी उसको समाप्त हो जाता है, कंपनी भारतीय खर्चे पर अपना सैनिक आधार बढ़ाने में सफल रहती है, कंपनी राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करती है, कंपनी का साम्राज्य विस्तार होता है क्योंकि उसे संप्रभु क्षेत्र मिला था। कंपनी अपने युद्ध क्षेत्रों को, सामरिक क्षेत्रों को अलग अलग कर देती है, सामरिक महत्व के स्थानों पर कब्जे कर लेती है। रेजिडेंट जो है वो आंतरिक मामलों के अंदर अब हस्तक्षेप करता है। कंपनी भारतीय रियासतों के आपसी विवादों में मध्यस्थ बन गई थी। भारतीय राजे महाराजे सुरक्षा प्राप्त कर चुके थे, परंतु उनकी स्वतंत्रता अब जा चुकी थी। सेना भंग करने की वजह से बहुत सारे सैनिक बेरोजगार हो गए थे, उनकी विलासिता बढ़ रही थी, टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, किसान विद्रोह कर रहे थे, अयोग्य राजाओं के संरक्षण की वजह से जनता का शोषण हो रहा था। राज्य में दो केंद्र थे, अब राजा और रेजिडेंट आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। वेलेजली था जिसने 1800 के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो असैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए बनाया गया था, पर इसे बाद में बंद करके 1802 में हेलबरी में ईस्ट इंडियन कॉलेज के नाम से खोला गया था। वेलेजली को हम बंगाल के शेर के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने दूसरे कार्यकाल के लिए आया था, परंतु गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी। जॉर्ज बार्लो को कार्यवाहक के रूप में, एक्टिंग जीजी के रूप में बनाया गया। इसके टाइम 1806 का वेल्लोर विद्रोह होता है, जिसका कारण भारतीय सैनिकों के धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग पर प्रतिबंध था। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि उस समय मद्रास का गवर्नर था, उसका कारण प्रेस पर प्रतिबंध को बताता है। लॉर्ड मिंटो प्रथम के टाइम में हम अमृतसर की संधि देखते हैं 1809 में, जिसमें रणजीत सिंह के राज्य की सीमा अमृतसर तय कर दी गई थी। 1813 का चार्टर एक्ट कहता है कि कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म और चीन और चाय का ट्रेड मोनोपोली अपनी जारी रख सकती है। कंपनी शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च करेगी और ईसाई मिशनरीज भारत के अंदर धर्म प्रचार कर सकते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स को अगला गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था, जो यहाँ पर 1814 से 16 में नेपाल पर आक्रमण करके उसके जो गढ़वाल और कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्र थे वो छीन लेता है। सिक्किम से नियंत्रण खत्म कर दिया गया था और आपके काठमांडू के अंदर उनकी सेना तैनात कर दी गई थी। ये सब जो है वो संगोली की संधि के तहत किया गया था। गोरखे भारतीय सेना में शामिल होने लग गए थे और इसका एक बड़ा लाभ ये हुआ कि कालांतर में 57 की क्रांति के अंदर वो देशभक्त रहे थे। मध्य एशिया जाने के लिए अंग्रेजों को खूब सारे रास्ते मिल गए थे और उनको एक अच्छे हिल स्टेशन मिले थे जहां पर जाकर वो रह सकते थे। इधर पिंडारियों का उन्मूलन किया गया जब उत्तरी तरफ से लॉर्ड हेस्टिंग्स खुद और दक्षिणी तरफ से थॉमस स्लोप को भेजता है। चित्तू को चीता खा जाता है। वसील मोहम्मद सिंधिया द्वारा पकड़वाने की वजह से जेल में सुसाइड कर लेता है। करीम खान को गोरखपुर के पास एक छोटी सी जागीर दी गई और अमीर खान पिंडारी को अपने राजस्थान की टोंक की जागीर दे दी गई थी। मैल्कम कहता है कि पिंडारी मराठा शिकारियों को शिकारी कुत्ते थे। इसी के टाइम में रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाएं भारत के अंदर लागू की गई थी। जब रैयतवाड़ी का मतलब होता है रैयत का मतलब होता है किसान, इसमें डायरेक्ट किसान को भूमि का मालिक बना दिया गया था। यह व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे में लागू की गई थी, जो भारत का लगभग 51% क्षेत्र हुआ करता था। कैप्टन रीड 1792 में सबसे पहले 12 महल में लागू करता है। कालांतर में बॉम्बे में एल्फिंस्टन और मद्रास के अंदर मुनरो ने इस व्यवस्था को लागू किया था। कंपनी स्थायी बंदोबस्त की खामियों से परेशान थी क्योंकि उसमें भू राजस्व बढ़ाया नहीं जा सकता था। अनुपस्थित जमींदार थे और जमींदार भूमि में सुधार के प्रयास भी नहीं कर रहे थे। कंपनी चाहती थी किसानों को भूमि का मालिक बनाया जाए तो उसके समर्थक बन जाए और प्रशासनिक सुधारों को आसानी से लागू किया जा सके। और किसान यदि खुद बनेंगे तो जमीन को सुधारने का प्रयास भी करेंगे। हुआ भी है, किसानों ने बंजर भूमि को सुधारने का प्रयास किया। किसान अंग्रेजों के समर्थक बने, उनके प्रशासनिक सुधार आसानी से लागू हुए। सबसे बड़ी बात थी कि भूमि वितरण का आदर्श स्थापित हुआ था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। हालांकि इस व्यवस्था के अंदर भू राजस्व बहुत ज्यादा था। कंपनी समय समय पर बढ़ा दिया करती थी। कंपनी के राजस्व अधिकारी जमींदारों की भूमिका के अंदर आ गए थे। जो आपके कंपनी थी उसने भूमि के सुधार का कोई प्रयास नहीं किया था इसके अंदर भी। और कंपनी दक्षिण भारत की परिस्थितियों से अनजान थी। अलग अलग जगह पे अलग अलग भू राजस्व लगा दिए गए थे। प्राचीन भारतीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी तथा भूमि और किसान दोनों को चलायमान बना दिया गया था। कंपनी नकदी में भू राजस्व लेती थी, वो साहूकारों के चंगुल में जाके फंसने लग गए थे। महलवाड़ी में महल का मतलब होता है गांव या गांव का समूह, और इस व्यवस्था के अंदर भूमि की उत्पादकता और फसल के बाजार भाव के आधार पर पूरे गांव का भू राजस्व एक साथ निर्धारित किया गया और ग्राम सभा को भूमि का मालिक मान लिया गया था। यह व्यवस्था होल्ट मैकेंजी द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। इसे मार्टिन बर्ड आगे बढ़ाता है। इसे उत्तर भारत में भूमि सुधारों का जनक कहा जाता है। जेम्स थॉमसन इसे कालांतर में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में लागू करता है। लगभग 30% भारत में यूपी, एमपी और पंजाब के क्षेत्रों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था ने जहां ग्राम सभा में बड़े किसानों का दबदबा बढ़ाकर छोटे किसानों की जमीनें जब्त करने पर
जब्त होने लग गई थी। भू राजस्व इसमें भी बहुत ज्यादा रखा गया था। सबसे बड़ी बात थी कि यदि कोई किसान भू राजस्व जमा नहीं करवाता था तो उसका भार अन्य किसानों पर पड़ता था, और इस व्यवस्था से गांव का जो सामाजिक सद्भाव था वो बिगड़ने लग गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने बिना बराबरी के मुगल बादशाह से मिलने से मना कर दिया था। कालांतर में लॉर्ड हेस्टिंग्स के बाद में हम देखते हैं कि अगला जो गवर्नर जनरल आया था वो जॉन एडम्स था। जॉन एडम्स ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। राजा राम मोहन राय का मिरातुल अखबार उसके द्वारा बंद कर दिया गया था। उसके बाद अमस्ट आया था, जो पहला गवर्नर जनरल था जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पर जाकर मिलता है, और उसी के टाइम में आपके बर्मा पर अटैक किया गया था, और बर्मा के अराकान और तेनासीरम जो थे वो यादवों की संधि द्वारा वापस छीन लिए गए। तो इसी टाइम बैरकपुर छावनी में 47वीं रेजिमेंट समुद्र यात्रा करने के कारण विद्रोह कर देती है। यहाँ पर 33 का चार्टर एक्ट ये कहता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा। मद्रास और बॉम्बे पूर्णतः उसके अधीन होंगे। उनकी कानूनी शक्तियां छीन ली गई थी, और कहा यह भी गया कि कंपनी अब व्यापार नहीं कर सकती, उसके व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से खत्म कर दिए गए थे। कंपनी धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। एक नया विधि सदस्य जोड़ा जाएगा, लेकिन उसे वोटिंग राइट नहीं होंगे। जो व्यक्ति लॉर्ड मैकाले था, ये पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ये 1829 में धारा 17 के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को बैन करता है, जो 1830 में मद्रास और बॉम्बे में भी लागू कर दी गई थी। राजा राम मोहन राय जो था, राजा राम मोहन राय को इस व्यवस्था का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसके लिए प्रयास किए थे। हालांकि राधाकांत देव जो कि धर्मसभा चलाते थे वो इस प्रतिबंध का विरोध करते हैं। इसी प्रकार नरबली प्रथा और कन्यावध पर भी बेंटिक ने रोक लगाई थी। वो ठग प्रथा का उन्मूलन करता है। इसके लिए कर्नल सलीमैन को भेजा गया था। अफीम के व्यापार का नियमन करते हुए बॉम्बे बंदरगाह को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया था। 1835 में कलकत्ता के अंदर मेडिकल कॉलेज उसी के द्वारा स्थापित किया गया था, और उसी के टाइम के अंदर आपके 1831 में मैसूर और 34 के अंदर कुर्ग और कुछ कछार का विलय किया गया था। भ्रमणशील अदालतें उसके द्वारा बंद कर दी गई थी। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बना था जो कानूनों का संहिताकरण करता, और कहा गया न्यायालयों में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। प्रेस पर प्रतिबंध को हटाने वाला वह व्यक्ति था। इसी के टाइम आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ, क्योंकि 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा बनाया था। 91 में जोनाथन डंकन बनारस के अंदर एक संस्कृत स्कूल बना था। 1813 में 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। 23 में लोक शिक्षा समिति बनाई गई, इसमें 10 सदस्य थे, पर दुर्भाग्यवश वो 5-5 के 2 गुटों के अंदर बंटे हुए थे। यहाँ से आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू होता है, जिसके निपटारे के लिए कालांतर में मैकाले को भेजा गया। मैकाले 2 फरवरी 1835 को अपना मैकाले मिनट जारी करता है, जो कहता है कि उच्च वर्ग के भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के अंदर यूरोपियन ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी, जो टपक टपक के बाकी लोगों तक आ जाएगी। इसलिए उसको हम अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड आपके ट्रिकल डाउन पॉलिसी कहते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी उसको कहा जाता है। इसे 7 मार्च को गवर्नमेंट द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, और ओकलैंड जो है वो इसे सरकारी नीति के रूप में कालांतर के अंदर लागू करता है। अंग्रेजी के समर्थक जन ट्रेविलियन, एल्फिंस्टन, मुनरो, बेंटिक, मैकाले और राजा राम मोहन राय थे। वहीं पर आपके जो प्राच्य थे उसके समर्थक दोनों प्रिंसेप बंधु जेम्स और थॉमस और विल्सन हुआ करते थे। अंग्रेज इसलिए अंग्रेजी लागू करना चाहते थे क्योंकि उन्हें सस्ते कर्मचारी चाहिए थे, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके अपना सामान बेचना चाहते थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, भारतीयों के माइंडसेट पर कब्जा करके उन्हें अपना समर्थक बनाना चाहते थे, अपने प्रशासनिक सुधार आसानी से लागू करना चाहते थे। 35 के अंदर जो प्रशासनिक भाषा भारत की अंग्रेजी बना दी गई थी। चार्ल्स मेट को प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। ऑकलैंड के टाइम के अंदर जहां आपके अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए गए थे, और क्योंकि दोस्त मोहम्मद रूस के साथ में दोस्ती कर रहा था, इसी टाइम आपके यहाँ पे जीटी रोड का पुनर्निर्माण इसी के टाइम में करवाया गया था। उसके बाद एलनब्रो के टाइम में 43 में लौटते हुए जो नेपियर था वो सिंध का विलय कर लेता है, और 43 के अंदर धारा 5 के तहत आपके जो दास प्रथा थी वो समाप्त कर दी गई थी। होर्डिंग के टाइम में प्रथम अंग्रेज पंजाब युद्ध हुआ था। डलहौजी जो है 52 आधुनिक भारत का निर्माता कहलाता है, जब वो 52 के अंदर जो टेलीग्राम सर्विस है वो शुरू कर देता है ओसेंगनेसी के नेतृत्व में। 53 में रेलवे लेके आए थे बॉम्बे से थाने के बीच। फेरी क्वीन उस पहले इंजन का नाम था। 54 के अंदर डाकघर अधिनियम लाया गया था। 2 पैसे का डाक टिकट लगाकर आप कहीं भी आप पत्र व्यवहार किया जा सकता था। 54 में पीडब्ल्यूडी बनाया गया। 54 में यूपी वाली गंग कनाल बनाई गई थी। 54 में वुड डिस्पैच पारित किया गया था, जो कहता है कि हमारा उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, पर हम इसके लिए ट्रिकल डाउन थ्योरी को छोड़ रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देंगे, जो माध्यमिक शिक्षा वो एंग्लो वर्नेकुलर दोनों के अंदर दी जाएगी, और इसके लिए जिला स्तर के ऊपर एंग्लो वर्नेकुलर स्कूल बनाए जाएंगे। जो उच्च शिक्षा वो केवल अंग्रेजी में दी जाएगी। उस शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय बनाएंगे। सब प्रांतों में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कमिश्नर के अधीन होंगे, और जो कमिश्नर है वो सीधा गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होगा। महिला शिक्षा को बढ़ावा देंगे, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। और हम कहते हैं कि जो वुड डिस्पैच था वो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा था। इसमें यह भी कहा गया कि निजी प्रयासों को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए अनुदान प्रदान किए जाएंगे। इसी के टाइम में आपके कुछ सैनिक सुधार किए गए। जब कलकत्ता से शिमला सैनिक मुख्यालय, कलकत्ता से मेरिट तोपखाने मुख्यालय भेज दिया गया। यूरोपियन और गुरखे और जो सिख थे उनकी संख्या इसके अंदर बढ़ा दी गई थी। नए जीते गए प्रांतों में नॉन रेगुलेशन सिस्टम था। कमिश्नर बनाए गए जो डायरेक्टली जीजी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे।
जो डलहौजी है वो 1849 में पंजाब का विलय कर लेता है, 50 के अंदर सिक्किम का दार्जिलिंग छीन लेता है और 52 के अंदर उसने लोअर बर्मा, और जिसको हम पिगू के नाम से जाते हैं, उसका विलय कर लिया था। सिक्किम का कारण यह था कि 2 डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, और बर्मा का कारण यह था कि वहां पर जो आपके 2 अंग्रेजी कप्तान थे उन पर बर्मा की गवर्नमेंट फाइन कर देती है। उसने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटी, वे जो पहले स्वतंत्र थी गोद ले सकती है, वे जो पहले मुगलों मराठों को टैक्स देती है, अब अंग्रेजों के साथ संधि है, गोद लेने से पहले पूछेगी यथासंभव अनुमति दी जाएगी, तीसरे वे जो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी उन्हें गोद लेने का कोई अधिकार नहीं। इस नीति के तहत वो 48 के अंदर सतारा, 49 में जयपुर संबलपुर, 50 के अंदर बघाट, 52 के अंदर उदयपुर, 53 में झांसी, 54 में नागपुर और 55 में करौली का विलय कर लेता है। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कहने पर करौली का विलय रद्द करना पड़ गया था। अपने यहाँ पे नरसिंह पाल के मरने के बाद भरतपाल को राजा बनाया जाना था, पर डलहौजी ने विलय कर लिया था, पर बाद में जब विलय रद्द किया गया तो मदन पाल को यहाँ पर राजा बना दिया गया था। 53 के अंदर वो हैदराबाद से बकाया धन के बदले में बरार छीन लेते हैं। 56 के अंदर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय कर लेते हैं, जब ये आउटरम की रिपोर्ट थी और वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया था। और 51 के अंदर ही उसने कह दिया था कि ये चेरी एक दिन हमारे मुंह के अंदर आकर गिरेगी। वो 53 के अंदर ही आपके कर्नाटक के नवाब और नाना साहब की पेंशन बंद कर देता, 55 में तंजौर के राजा की उपाधि खत्म कर देता, मुगल बादशाह की उपाधि छीनना चाहता, पर ऐसा नहीं कर पाया था वो। हालांकि डलहौजी की हड़प नीति की वजह से जो अंग्रेजी साम्राज्य उसका बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ था, पर भारतीय राजाओं को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आया था, और 57 की क्रांति का एक बड़ा कारण डलहौजी की हड़प नीति को माना गया था। हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार ये नीति उसके अंदर और कामयाब रही थी। डलहौजी के बाद में आपके 57 की क्रांति हो जाती है, तो 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है वो कहता है कि अब कंपनी का रूल खत्म और क्राउन का रूल आएगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल भंग कर दिए जाएंगे, भारत परिषद बनाई जाएगी, भारत सचिव उसका मुख्य होगा, 15 सदस्य होंगे, लंदन के अंदर इंडिया हाउस होगा, खर्चे भारत सरकार देगी, जो गवर्नर जनरल है उसको वाइसरॉय भी कहेंगे, और वो पहला जो बंदा था वो आपके लॉर्ड कैनिंग था। जो कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला वाइसरॉय था। वाइसरॉय का मतलब क्राउन का प्रतिनिधि होता था, देशी रियासतों के साथ में मामले टैकल करते समय उसे ऐसा बोला जाता था। कैनिंग 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करता है। इसकी धारा 15 के तहत आपके विधवा विवाह को लीगल कर दिया गया था भारत के अंदर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके लिए प्रयास किए थे। 57 में क्रांति हुई थी, 57 में उसी साल हमने कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में विश्वविद्यालय बना दिए थे। 60 में जेम्स विल्सन बजट और आयकर लेके आ जाता है। आयकर में 500 से ऊपर के आय पर 1% का आयकर लगाया करते थे। 61 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में हाई कोर्ट बनाए गए थे। आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी को अलग अलग किया गया था। उसके बाद एल्गिन जो था, एल्गिन के टाइम में वहाबी आंदोलन का दमन किया गया। उसके बाद जॉन लॉरेंस के टाइम में ये आपके समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी भारत से यूरोप के बीच में। जॉर्ज कैम्पबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था, और जॉन लॉरेंस के टाइम में आपके अफगानिस्तान के प्रति एक नीति अपनाई गई थी, इसे हम कुशल आक्रमणीयता की नीति कहते हैं, जो कि जेडब्ल्यू वाइली द्वारा ये सब दिया गया था। लॉर्ड मेयो जहां वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत करके 72 में प्रायोगिक जनगणना करवाता है, पर सेलुलर जेल के निरीक्षण के समय उसे अफगान द्वारा छुरा मारकर हत्या कर दी गई थी। नॉर्थब्रुक 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना करता है, जो 1869 के वोल्टर प्लान के तहत की गई थी, और इसका जो पहला विद्यार्थी था वो अलवर महाराजा मंगल सिंह हुआ करते थे। कुक्का आंदोलन का दमन किया गया था। लिटन साहित्य लिखता था ओवेन मेरेडिथ के नाम से, और रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाता है। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 में पारित करके 1 जनवरी 1877 को एक दिल्ली के भव्य दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई। 78 के अंदर वो इंडियन आर्म्स एक्ट लेके आके भारतीयों के लिए हथियार रखना अनिवार्य कर, लाइसेंस रखना अनिवार्य कर देते हैं। 78 के अंदर वो जो सिविल सेवा के लिए अधिकतम आयु थी उसको 21 से घटाकर 19 कर देता है। 78 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आते हैं, इसको गैगिंग एक्ट या मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहते हैं। देसी भाषा के अखबार सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो प्रेस जब्त कर ली जाएगी और अपील करने का अधिकार भी नहीं होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश बंद कर दिया गया था। ढाका प्रकाश, भारत में हीरो और सहचर भी इसकी जद के अंदर आ गए थे। पायनियर इसका समर्थन करता है। मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अपने को बांग्ला से अंग्रेजी में बदलकर इससे बच जाता है। 79 में स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस शुरू की गई, जिनका पद, दर्जा और वेतन सब आईसीएस से कम था। संख्या आईसीएस की 1/6 थी। पेपर नहीं होता था। प्रांतीय सरकारों की सिफारिशों पर डायरेक्ट नियुक्ति कर दी जाती थी। हालांकि कुछ वर्षों बाद ये सेवा बंद करनी पड़ गई थी। और दूसरा अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था, इसी टाइम में गंडमक्की संधि द्वारा समाप्त होता है, पर लिटन अपने उद्देश्यों के अंदर सफल नहीं हो पाया था। रिपन आया, जिसे हम सज्जन रिपन या महानुभाव रिपन के नाम से जानते हैं। मैसूर का विलय रद्द करता है। 81 में पहली जनगणना लेके आता है। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लेके आता है। 7 साल तक के बच्चे काम नहीं कर पाएंगे। 7 से 12 साल तक के बच्चे 9 घंटे काम करेंगे। 100 मजदूर होने चाहिए फैक्ट्री के अंदर। 82 के अंदर आपके स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया। हंटर कमीशन लेके आया, जो प्राथमिक शिक्षा के लिए और माध्यमिक शिक्षा के लिए था। प्राथमिक शिक्षा गवर्नमेंट दे, स्थानीय स्वशासन को इसकी जिम्मेदारी दे, वो इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगाए। माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की हो, जो साहित्यिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा हो। एक कॉलेज में जो एडमिशन के लिए हो, एक रोजगार के लिए आपको दी जाए। उस शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जाना चाहिए, इसके लिए अनुदान दिए जाने चाहिए। प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा भी जो महिला शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इल्बर्ट, जो कि रिपन की कार्यकारी परिषद का एक विधि सदस्य था, एक बिल लेके आता है। इस बिल में कहा गया कि अब फौजदारी मामलों में भारतीय न्यायाधीश यूरोपियन मुजरिमों की सुनवाई कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे।
अंग्रेजों ने विरोध किया इसको, हम सेकंड व्हाइट रिवोल्ट कहते हैं। अमेंड किया गया और कहा गया एक ज्यूरी होगी, 12 जज होंगे जिनमें से आधे से ज्यादा यूरोपियन लिए जाएंगे। प्रथम श्वेत विद्रोह जो था, हम कहते हैं क्लाइव ने जब बंगाल में सैनिकों के दोहरे भत्ते बंद किए थे तब लाया गया था, और मिस्र में सेना भेजने के सवाल पर रिपन इस्तीफा दे देता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहती है कि वो भारत का उद्धारक था। डफरिन के टाइम में बर्मा का पूर्ण विलय कर लिया गया था, थर्ड एंग्लो बर्मियन वॉर हुआ करता था, और 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करता है। लैंसडाउन के टाइम में 91 के अंदर सेकंड फैक्ट्री एक्ट आया था, जब कहा गया 9 साल तक के बच्चे काम नहीं करेंगे, 9 से 19 साल तक के बच्चे 7 घंटे काम करेंगे, महिलाएं 11 घंटे काम कर सकती है, वो भी डे शिफ्ट में, 50 मजदूर काम करेंगे, तब उस पर हम ये लागू करेंगे। इसी के टाइम में मणिपुर में विद्रोह हुआ था और भारत अफगानिस्तान के बीच में ड्रूइंट लाइन ड्रू की गई थी। एल्गिन सेकंड के टाइम में आपके जेम्स लोयल अकाल आयोग बनाया गया था, और उसने कहा था भारत को तलवार के दम पर जीता और तलवार के दम पर रखेंगे। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी तिलक कहते हैं कि क्या दुर्भाग्य है कि करजन, अकाल और प्लेग तीनों एक साथ भारत आए। गोखले कहते हैं औरंगजेब के समान है। उसने 1900 के अंदर अकाल आयोग बनाया। एंटनी मैकडोनल्ड 1901 के अंदर आपके रेलवे सुधार आयोग बना था। जब आपके रॉबर्टसन की अध्यक्षता के अंदर बनाया गया था। एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया गया था। सिंचाई आयोग बनाया गया था 1902 में। स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता 1902 के अंदर यूनिवर्सिटी एक्ट लेके आए थे थॉमस रेले की अध्यक्षता में। अकाल आयोग कहता है कि दूरगामी लक्ष्य तय किए जाने चाहिए, जो काम कर सकते हैं उनको काम दिया जाना चाहिए, पैसे बांटने पर कम बल दिया जाना चाहिए। जो पुलिस आयोग कहता है कि पदों और वेतन के अंदर बढ़ोतरी की जानी चाहिए, उच्च पदों पर सीधी भर्ती की जानी चाहिए, प्रांतीय पुलिस बनाई जानी चाहिए, और केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी की अलग से स्थापना की जानी चाहिए। जो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए 1901 में शिमला में सम्मेलन बुलाया, 2 में कमीशन बनाया। सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी इसके भारतीय सदस्य हुआ करते थे। ये कहता है कि विश्वविद्यालय डायरेक्ट एजुकेशन दे, शोध को बढ़ावा दे, पुस्तकालय प्रयोगशालाओं की स्थापना करे। हालांकि छत्राधिकार हमारे द्वारा तय किया जाएगा, मतलब जीजी तय करेगा। सीनेट में सरकारी सदस्य अधिक होंगे। निजी कॉलेज जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे ये भी हम तय करेंगे। शर्तें बहुत कठोर कर दी गई थी। हम कहते हैं विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना चाहता था, बौद्धिक वर्ग को कुचलना चाहता था, और जो आपके विश्वविद्यालयों में राष्ट्रवादी भावनाएं उभर रही थी छात्रों के अंदर, उसको कहीं ना कहीं कुचलना चाहता था। इसी के टाइम में आपके करजन के टाइम में जो सबसे अधिक रेलवे लाइनें डाली गई थी, इसी के टाइम में आपके 1899 में कलकत्ता नगर निगम अधिनियम लेके आके उसमें सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी, और बड़े गर्व के साथ कहता था कि रिटायरमेंट के बाद मैं इधर महापौर बनना पसंद करूंगा। 1899 में इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट लेके आए थे। पौंड को लीगल टेंडर कर दिया गया था। भारत में 1 पौंड बराबर 15 रुपए, और भारत को गोल्ड स्टैंडर्ड पर डाल दिया गया था। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट लेके आए थे, किसानों को चीप लोन दिए जाएंगे। 1904 के अंदर ही एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट लेके आए थे, कहा कि इसके लिए हम 50,000 पाउंड खर्च करेंगे। उसने बाकी राज्यों को भी कहा तुम्हारे द्वारा ऐसा किया जाना चाहिए। 3 में दिल्ली दरबार लगा के राजा महाराजाओं को सम्मानित किया गया था। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी, केसरी सिंह बारट के 13 दोहे जिन्हें हम चेतावनी चुंगटिया कहते हैं, पटगुरु सम्मेलन के अंदर भाग नहीं लेते हैं। 3 के अंदर ही आपके तिब्बत पर सेना भेज दी गई थी। यंग स्पेंड ल्हासा की संधि करता है, 75 सालों के लिए चुंबी घाटी ले ली गई थी और 75 लाख रुपए का जुर्माना किया गया, जिससे 8 में घटाकर 25 लाख किया गया, और चुंबी घाटी उनको वापस दे दी गई थी। फारस की खाड़ी पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किचनर टेस्ट शुरू किया गया था। किचनर उसमें सेनापति हुआ करता था, और सैनिक अधिकारियों के लिए क्वेटा के अंदर एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर दिया गया था इसी के टाइम में आपका। और करजन के टाइम में जब हमारे बंगाल का विभाजन किया गया, जब पूर्वी बंगाल के अंदर आपके असम और बांग्लादेश को मिलाकर 1 करोड़ 90 लाख के आसपास मुस्लिम और 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हिंदू करके हिंदुओं को धार्मिक अल्पसंख्यक बना दिया गया। और इधर पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 4.5 करोड़ के आसपास नॉन बांग्ला और 90 लाख की बांग्ला रख के बांग्ला भाषियों को इसके अंदर भाषाई अल्पसंख्यक बना दिया गया था। क्योंकि हम कहते हैं कि करजन ने हालांकि कहा था कि मैं तो प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार रहा हूं, पर वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहता था। बंगाली हिंदुओं में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलना चाहता था। वो बंगाल का जो बौद्धिक वर्ग था उसको समाप्त करना चाहता था। वो बंगालियों के अंदर भाषा के आधार पर भेदभाव उपस्थित करना चाहता था। कालांतर में किचनर से उसकी इस बात को लेकर लड़ाई हो गई थी कि सैनिक सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। करजन यहाँ से इस्तीफा देकर वापस चला जाता है। मुझे लगता है मैंने 42 पे शुरू किया था, 9:05 हुई है, महज 22 मिनट। हमें क्लास लेते हुए 12-13 दिन तो हो गए होंगे। आप यदि चाहें